नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आज खास पेशकश में बात करेंगे जमाखोरी पर लगाम, सुशासन के लिए काम की। मध्य प्रदेश सरकार जनता की भलाई और सुशासन के लिए काम कर रही है और इसी कड़ी में अब मोहन सरकार ने अनाज की जमाखोरी पर नियंत्रण रखने के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। जी हां, जमाखोरी पर नियंत्रण हो सके, इसको लेकर नए नियम जारी किए गए। नियम क्या है वो आपको बताते हैं। प्रदेश सरकार ने अब गेहूं के स्टोरेज की सीमा तय कर दी है और मध्य प्रदेश का कोई भी व्यापारी 3000 टन से ज्यादा गेहूं का भंडारण नहीं कर सकेगा। यानी 3000 टन का भंडारण कोई भी व्यापारी नहीं रख सकेगा। 3000 से ज्यादा जो भी भंडारण होता है उसको लेकर प्रतिबंध रहेगा। यह सीमा थोक व्यापारियों के लिए तय की गई है, जबकि जो फुटकर व्यापारी हैं अभी भी 10 टन से ज्यादा गेहूं अपने पास नहीं रख सकते हैं। अगर किसी भी व्यापारी ने इस नियम का उल्लंघन किया तो भंडार में रखे गए गेहूं को जब्त कर लिया जाएगा। और यह नियम 31 मार्च 2025 तक, यानी क्लोजिंग जो साल की एंडिंग होगी फाइनेंशियल तौर पर, उस तक रहेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आदेश जारी करके स्टोरेज की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की अधिसूचना जारी कर दी है और विभाग के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश गेहूं अधिकतम स्टॉक सीमा और स्टाफ घोषणा नियंत्रण आदेश 2024 जारी कर दिया गया है। यह नियम 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा और इसमें थोक और फुटकर व्यापारी के साथ प्रोसेसर के लिए अधिकतम भंडारण की सीमा निर्धारित की गई है। प्रोसेसर मासिक क्षमता से 70% मात्रा को वर्ष 2020 के लिए बाकी माह के हिसाब से रख सकता है। अब सभी व्यापारियों को अपने भंडारण की सीमा की घोषणा करनी होगी। अगर किसी ने इस नियम का उल्लंघन किया तो उसके भंडार को जब्त कर लिया जाएगा। बता दें कि किसी भी अनाज या वस्तु की कीमत पर नियंत्रण करने के लिए भी सरकार स्टोरेज संबंधी नियम लागू किए जाते हैं। कई बार व्यापारी द्वारा क्षमता से ज्यादा गेहूं का भंडारण कर लिया जाता है, जिससे मार्केट में गेहूं की शॉर्टेज आ जाती है। कई बार किल्लत पड़ती है, लोग इसे महंगे दामों पर बेचते हैं और कालाबाजारी भी यहाँ पर शुरू हो जाती है। इसी को लेकर ये नियम लागू किए गए ताकि ऐसी स्थिति ना बने और बाजार में भाव एकदम तेज हो जाते हैं। ऐसे में गेहूं की कीमत को नियंत्रित करने के लिए भी भंडारण की सीमा को तय किया जाता है। जाहिर है, गेहूं के पर्याप्त उत्पादन के बावजूद भी बिचौलियों के द्वारा मुनाफाखोरी के लिए जमाखोरी पर कृत्रिम संकट पैदा किया जाता है। मोहन सरकार के सख्त फैसले के बाद जहां एक और जमाखोरी पर लगाम लगेगी, वहीं दूसरी तरफ गेहूं के दामों में बढ़ोतरी कर मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगेगा। मध्य प्रदेश में जो भंडारण का नियम है 2024, उसमें संशोधन किया है। अब थोक व्यापारी जो है वो 3000 टन तक और फुटकर व्यापारी 10 टन तक गेहूं का भंडारण कर पाएंगे। इसका आशावाद स्पष्ट है कि उस सीमा से अधिक कोई भंडारण ना करे और ये जो नियम है 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। उद्देश्य स्पष्ट है कि इस अवधि के दौरान लोग भंडारण करके, जमाखोरी करके जनता के हितों पर आघात उठाकर अतिरिक्त मुनाफा न कमाए। सरकार की व्यवस्था है, ये सरकार जन कल्याण के लिए काम करती है और समय काल परिस्थिति के आधार पर जो भी जरूरत होता है निर्णय करती है। तो साधुवाद है सरकार को कैसा निर्णय लिया। सरकार जो कह रही है कि हम भंडारण के जो अवैध भंडारण जो कर रहे हैं व्यापारी, 3000 टन से ज्यादा कोई भंडारण कर नहीं सकता अनाज का, ब्लैक मार्केटिंग जिसको कहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ मोहन यादव सरकार से, पहली बात तो आपकी कथनी करनी है मोहन यादव जी, बहुत अंतर है चाहे आप हों या शिवराज जी रहो। बाकी आप जानकारी करें मोहन यादव जी कि मोदी सरकार जो काला कानून लेकर आई थी, उसमें सबसे बड़ी तकलीफ यही थी कि बड़े बड़े साइलो बनना थे। आप कह रहे हैं 3000 टन, उसमें 5-5 लाख टन अनाज भंडारण किया जाना था और वो करने वाले ये की होते अडानी, अंबानी और बड़े बड़े व्यापारी, और फिर किसान खुद ही अपने अनाज को 10 गुनी कीमत पर खरीदता बीज के लिए। तो सबसे पहले जरा मोदी जी से तो जानकारी कर लेते कि ये कहीं इसमें उनकी हामी तो नहीं, इस तरह की चीजें हो रही हो। सबसे बड़ी बात, जहां 20 साल से आप सत्ता में हो, ऐसी स्थिति आई कैसे? आपके ही कार्यकाल में इस तरह के जमाखोर लोग पनपे हैं, अब आप उन पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। हमें लगता है कि जितने जमाखोर हैं, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। आप सिर्फ मुंह बजा सकते हैं, इनका कर कुछ नहीं सकते। तो कुल मिलाकर जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए मोहन सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं और आपने कई बार ऐसा सुना होगा, जब चाहे सब्जियों की बात कई बार आती है कि जो प्याज, जो टमाटर कभी 10-20 रुपए किलो में मिलते हैं, वो कभी 100-150 रुपए किलो पहुंच जाते हैं। उसकी वजह होती है काला बाजारी, जो लगातार जो व्यापारी स्टोरेज करके रख लेते हैं और मौके पर निकालते हैं, इसलिए रेट बढ़ते हैं। ठीक उसी तर्ज पर गेहूं के सिलसिले में ऐसा कोई मामला ना आए जिसको लेकर काला बाजारी ना बढ़े, उसी को लेकर ये नियम लागू किए गए हैं और ताकि व्यापारी भी 3000 टन से ज्यादा गेहूं एकत्रित ना कर सके।
इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राजेंद्र सिंह ठाकुर जुड़ गए। ठाकुर साहब, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से रवि वर्मा जुड़ गए। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। राजन जी, आप ही के पास आऊंगा। आप प्रतिक्रियाएं भी सुन रहे थे। कांग्रेस का यह कहना है कि आप जो 3 काले कानून लेकर आए थे पहले, जिन्हें आपको वापस लेना पड़ा, उनके में भी ये कहा गया था कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं जो यहाँ पर अपना उद्योग स्थापित करेंगे, वो 5 लाख टन तक का जो अनाज है, सब्जियां हैं, वो अपने में एकत्रित कर सकते हैं, वो अपना भंडारण कर सकते हैं। लेकिन चूंकि बात आती है व्यापारियों की, जो छोटे व्यापारी हैं, 3000 टन तक का आप उनको प्रतिबंधित कर रहे हैं कि ज़्यादा अगर वो एकत्रित करेंगे गेहूं तो प्रतिबंध उस पर लगा दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। सवाल वो खड़े कर रहे हैं। लेकिन आम जनता के नजरिए से जो पूरा नियम लागू किया गया, आपका क्या सोचना है? प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए ऋषभ जी, सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर मोहन सरकार ने जो निर्णय लिया है, इस निर्णय के पीछे जो उनकी मनोभावना है वो ये है कि गेहूं चूंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक खपत होती है और अपने यहाँ सरकारी खरीदी भी होती है, उसके बाद दूसरे अन्य व्यापारी भी खरीदते हैं। तो इस नियंत्रण के बाद मूल्य नियंत्रण जो है, सबसे बड़ी जो मंशा है वो है कि मूल्य का नियंत्रण रहे, ताकि जो लोग ये सोचते हैं कि अभी इकट्ठा कर लेंगे, फिर एक जो आपने स्वयं ने कहा और जो हम कई बार देख भी चुके हैं पूर्व में, कि एक तरह से कलेश कर दिया जाता है कि कम है तो उसका मूल्य भाव बढ़ा दिया जाता है, या कालाबाजारी। तो उसके नियंत्रण के लिए कानून लाया गया और मैं समझता हूँ ये प्रदेश सरकार का एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, जिसके बाद जो बाजार में अगर कहीं पर कोई, ये कह सकते हैं सतर्कता के लिए भी ये कानून बहुत आवश्यक था कि किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी मध्य प्रदेश में ना हो। इसके लिए ये निर्णय लिया गया और छोटे व्यापारियों के लिए 10 टन का दिया गया है, तो उनके व्यवसाय के लिए, रेगुलर व्यवसाय के लिए पर्याप्त होती है वो क्षमता। तो इस तरीके से ये जो निर्णय लिया गया, ये प्रदेश सरकार का एक अच्छा निर्णय है, क्योंकि समय की मांग और समय अनुसार ये निर्णय लिए जाते हैं। और 31 मार्च की जो गाइडलाइन दी गई है वो मेरे ख्याल से इसलिए है कि फिर 1 अप्रैल से नई खरीदी चालू हो जाती है, सरकार की भी और अन्य नई उपज की खरीदी, तो उस समय फिर 31 मार्च तक के लिए ही फिर से नियम अलग तरीके से अपडेट कर दिए जाएंगे, बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो आपने बातें कही नियम को लेकर, चलिए ठीक है, जनता के लिए आपका एक महत्वपूर्ण कदम आप मान के चल रहे हैं। लेकिन जो सवाल उन्होंने किया कि इससे पहले जो 3 कानून लाए गए थे, वहां पर क्यों आपका विचार में परिवर्तन आ गया था? देखिए, वो कानून लाए थे, वो भी मैं उन कानूनों का समर्थन करता हूं कि वो कानून लाए थे किसानों के हित में, लेकिन जब किसानों ने स्वयं ने उस चीज का लेकर विरोध किया और कई तरह के आंदोलन हुए, सरकार ने उन चीज को माना कि अगर किसान लोग इससे सहमत नहीं है तो उनको वापस ले लिया गया। जहां तक मेरे एक मित्र कह रहे थे साइलो या ये बड़े बड़े जो बने हैं इसमें भंडारण, तो ये सरकारी खरीदी में भी काम आते हैं। जब गेहूं का उपार्जन होता है तो हम देखते हैं कि वेयर हाउस और साइलो में वो भी रखा जाता है, क्योंकि सरकार को तो अपनी एक भंडारण क्षमता स्थापित करके रखनी होगी। और शायद ये सरकार की दूरगामी दृष्टि थी कि जो कोविड के दौरान या अन्य, जब कई देशों में हम देखते हैं क्राइसिस हो गया, आपने भी सुना होगा, कई जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबरें आई कि पाकिस्तान में तो आटा तक की किल्लत हो गई थी। हमारे देश में किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए एक निश्चित भंडारण की क्षमता होती है और तमाम चीजें सरकार ने उन चीजों को दिखाया भी है। जो कोविड काल आया, वैश्विक रूप से विपता का समय था, उस समय भी कहीं किसी गरीबों को मुफ्त अनाज भी दिया गया, मजदूरों को दिया गया। तो ये अगर भंडारण क्षमता होगी, भंडारण था तो हमने दिया है। तो एक सरकार के लिए जो कहते हैं इमरजेंसी के लिए भी एक भंडारण क्षमता रखनी आवश्यक है, तो उसके लिए साइलो या ये चीजें बनाई गई हैं। अब चूंकि इन्हें लगता है कि साइलो बना है तो सिर्फ अडानी का है, अंबानी का है, ऐसा नहीं है। जो बड़े व्यापारी है वो बनाते हैं और उसमें सरकार का भंडारण होता है। ठीक है, देखिए अब कांग्रेस के अपने सवाल हैं, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। रवि वर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्योंकि तस्वीर मुझे आपकी नजर नहीं आ पा रही। चलिए देखिए, रवि जी तकनीकी खामी के चलते अभी जुड़ नहीं पाए, आगे दुरुस्त करेंगे और उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। सवाल यही है राजन जी, जिस तरीके से तमाम कांग्रेस सवाल उठाती है, अब वो ये कहते हैं कि अगर जमाखोरी को आपको रोकना है, वो कहते हैं कि इतने सालों से आपकी सरकार है, फिर ऐसे मामले क्यों उजागर होते हैं? उसके बाद क्यों आपको कानून बनाने, नियम बनाने की जरूरत पड़ रही है? देखिए ऋषभ जी, मैंने पूर्व में भी आपसे ये कहा कि ये कानून ये नहीं है कि कोई प्रदेश में कालाबाजारी या उसका माहौल बना हुआ है, ये एक सतर्कता के तौर पर भी कानून बनाए जाते हैं। तो उसके लिए सरकार को लगता है कि अगर कहीं से उनके पास इनपुट आ रहा है सरकार के पास कि इस तरह की संभावनाएं या आशंकाएं हो सकती है कि लोग इसको भंडारण करेंगे, उसके बाद कीमत बढ़ सकती है, तो उसके लिए सरकार ने पूर्वगामी रूप से ये कदम उठाया है।
तो इसमें कोई, मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेसियों को क्यों दिक्कत हो रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस के अपने तर्क होते हैं, लगातार उनका कहना है कि जैसा कि अभी हम प्रतिक्रिया भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। इस तरह के तमाम कानून बनाए जाते हैं, तमाम फैसले लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, प्रस्ताव भी आते हैं, लेकिन वो जमीन पर उतर नहीं पाते हैं। देखिए, कथनी करनी शुरू से एक रही है। 20 साल से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार ने किसान हितैषी सरकार रही है, जिसने न सिर्फ उपार्जन फसलों का एमएसपी पे, अभी 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मोहर लगाई है, और अब सोयाबीन का भी जो है एमएसपी डिसाइड हो गया, और सोयाबीन की खरीदी भी सरकार करेगी। तो ये सरकार ने किया। वहीं अगर आप देखेंगे ऋषभ जी की 15 महीने की जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी, किसानों के साथ क्या बर्ताव हुआ, उनका बीमा का पैसा तक प्रीमियम जमा नहीं हो पाया, जिसके कारण किसानों को कितना नुकसान हुआ है। तो ये तो इनकी कथनी करनी में अंतर अगर मध्य प्रदेश में होता है, तो किसान लगातार जो है सबसे बड़ा वर्ग है, वो सरकार को समर्थन क्यों दे रहा है, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो। आपका कहना है कि आपको अगर किसान चुनाव में जिता रहा है और आपको बम्पर कहें कि सौगातें दे रहा है अपनी वोटों के जरिए, तो आप लगातार उनके लिए काम भी कर रहे हैं, और यानी आपकी बातों से वो सहमत है। ठीक है, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रवि वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी, आप थोड़ी देर से जुड़े, बहुत स्वागत आपका फिर से करना चाहूंगा स्वदेश न्यूज में। और जो चर्चा आज की है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जमाखोरी पर जो नियम लागू किए गए हैं, कि जो व्यापारी वर्ग है, जो थोक व्यापारी हैं, वो 3000 टन से ज्यादा गेहूं एकत्रित नहीं कर सकेगा, भंडारण नहीं कर सकेगा। उसके पीछे का तर्क यह है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, कोई कालाबाजारी शुरू ना हो जाए, ताकि सभी को स्फूर्ति रूप से जो गेहूं का वितरण है वो किया जा सके, कोई रुकावट इसमें ना आए। इसको ध्यान में रखते हुए, अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, उसको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया। क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए ऋषभ जी, मध्य प्रदेश के लाखों छोटे गरीब किसानों पर भाजपा लगातार हमले कर रही है। ये बात आज इसलिए चल कर आ रही है क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन घटा है। इनकी कथनी और कथनी में इतना अंतर है कि जब इनका उत्पादन घटा है, जब फॉरेन एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, जब मध्य प्रदेश साल में अंतर ये आया है कि आज आटा सबसे महंगा और गेहूं का भंडारण लगातार सबसे कम हुआ है, तब ये इस तरह का नियम लाकर या इस तरह की बातें करके केवल गेहूं के भंडारण से संबंधित नीति या इस तरह की चर्चा करके केवल मध्य प्रदेश के किसान भाई या जनता को गुमराह करना चाहते हैं। असल बात यह है कि इनका भंडारण घटा है। जब भंडारण घटा है तो इस तरह की छोटी बातें करके और लीपापोती करना, अपनी कमियों को उजागर ना होने देना ही सबसे बड़ा दोहरा चरित्र है। तो मध्य प्रदेश में आज किया था कि किसान आधी कर देंगे और कीमत दुगनी कर देंगे, लेकिन आज सोयाबीन की लागत 3 से 4 हजार बढ़ गई और जो उसकी लागत थी और अधिक बढ़ गई। तो लगातार झूठ बोलना और बड़े बड़े वादे करना और झूठे करना, चुनाव में जाना, बड़ी बड़ी बातें कर देना और वोट ले लेना। ठीक है रवि जी, लेकिन ठीक है, आप अपनी बात का एक काउंटर क्वेश्चन है, जिस तरीके से आप लगातार मांग भी कर रहे थे, फिर उसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया। जो मांगों को, फसलों के एमएसपी की जो मांग की जा रही, जीतू पटवारी द्वारा लगातार मुद्दे उठाए जा रहे थे, उसे मान रही है ना सरकार? जो कहा था वो कर रही है। ऋषभ जी, मध्य प्रदेश के बड़बोले नेता जिन्होंने मोदी की गारंटी, फलाने की गारंटी, मध्य प्रदेश की गारंटी लगातार दी और बातचीत की गारंटी की, जब उन गारंटी को पूरा करने की बात आई, ये मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन का 6000 रुपए मूल्य है, ये कर्नाटका और महाराष्ट्र में देने की बात कर रहे हैं क्योंकि वहां चुनाव है। मध्य प्रदेश के किसानों को क्यों नहीं दे रहे? क्या कारण है? ये दोहरा चरित्र है कि वोट दो और चंपत हो जाओ। आज वो बड़े बड़े भाषण जो है झारखंड में दे रहे हैं, फिर झारखंड में लूटने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसानों से इतनी नफरत क्यों है? क्या नफरत इसलिए है? क्या किसानों का गुना यह है कि उन्होंने आपको 29 सीटें दे दी या मध्य प्रदेश में आपकी फिर सरकार बनाई? मध्य प्रदेश के किसानों को 6000 का भाव क्यों नहीं मिल रहा है? आप महाराष्ट्र में अगर ठीक है, दिलचस्प बात आपने कही। एक और काउंटर क्वेश्चन आपका, आप बिल्कुल चर्चा आपकी आगे बढ़ाइए। आपने कहा कि मध्य प्रदेश का किसान का गुना यह है कि उन्होंने आपको लोकसभा में 29 सीटें दे दी। चलिए मान लेते हैं एक बार गुना कोई करता है, वो तो विधानसभा में मान जो कर चुके थे ना, उसके बाद तो उनको जो परिणाम मिले उसके बाद ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में वोटिंग की। आपने तत्पश्चात लोकसभा के चुनाव आ गए ना ऋषभ जी। आपने गारंटी की बात कही थी, आपकी गारंटी पे उन्होंने वादा निभाया है अपना वोट देकर। मतलब वो कंफ्यूजन में थे, वो क्लियर नहीं हो पाए थे, इसलिए उन्होंने इस तरह की स्थिति बनी। पार्टी का प्रचार भ्रामक और इस तरीके का रहता है तो उसमें मतदाता झांसे में आते हैं। लगातार कंटिन्यूशन में थे, उन्होंने आप पर भरोसा किया। आज मैं वही बात कह रहा हूं ना कि मध्य प्रदेश के घोषणावीर मुख्यमंत्री अगर अपनी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो उनको मध्य प्रदेश में काले दिखाए जाएंगे, मध्य प्रदेश में घुसने नहीं देगा किसान उनको, अगर इस तरह की उनकी दोहरी नीतियां रहेंगी। होश में आ जाए वो, उन्होंने जो वादे पूरे किए हैं, जो वादे आज वो झारखंड
लंबी लंबी फेंक रहे हैं, महाराष्ट्र कर्नाटक में जाकर फेंक रहे हैं, मध्य प्रदेश के किसानों के साथ भी निभाएं, केवल बातों की जुमलेबाजी ना करें। ठीक है। देखिए राजन जी, बातों की जुमलेबाजी नहीं चलेगी और वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के किसान से जो वायदे किए गए वो पूरे नहीं किए गए और विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव आ गया तो किसान को भ्रमित भी किया गया चुनाव के प्रचार तंत्र के जरिए। क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए ऋषभ जी, किसान भ्रमित नहीं है, मुझे लगता है कांग्रेस के नेता भ्रमित हैं। जैसे अभी रवि भाई कह रहे थे कि देश में प्रदेश का गेहूं का उत्पादन कम हो गया है। मैं जानकारी के लिए बता दूं, देश के अंदर अव्वल है मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में, पंजाब से आगे है। हमें लगातार देश में प्रथम नंबर पे आने पर कृषि कर्मठता पुरस्कार मिला है। मेरे नर्मदा अंचल की बहन को, एक कृषक को अभी लास्ट ईयर ही पुरस्कृत किया गया है सर्वाधिक देश में उत्पादन के लिए। तो ये आंकड़े, ये लोग बिना आंकड़े के बात करते हैं, ये स्वयं भ्रमित रहते हैं। इनका कहना है कि देखिए, मैं जनता रवि भाई जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, आप गलत बोल रहे थे तो भी सुन रहा था, तो मैं सच बोल रहा हूँ वो तो सुनने की क्षमता रखो। आप कह रहे हो कि किसानों की बात है, किसानों के साथ आपने जो किया है उसका परिणाम है कि आपको 2018 में आने के बाद आपने किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, किसी को 13 रुपए का चेक, किसी को 18 रुपए का चेक भेजा। उसके बाद आपकी स्थिति ये रही है कि आपने किसानों का बीमा का पैसा खा गए, बीमा जमा नहीं किया, ऑन रिकॉर्ड है ये कि किसानों का बीमा की राशि जमा नहीं करी प्रदेश सरकार ने। जब शिवराज जी की सरकार दोबारा आई तो उन्होंने जमा किया, उसके बाद बेचारे किसानों को उनका हक मिल पाया है। तो ये जो आपकी लगातार नीति रही है, आप लोग सिवाय धरातल पे कभी गए नहीं हो मध्य प्रदेश का या देश का। आपके यहाँ हालात ये है कि जिन लोगों ने किसानी नहीं की वो किसानी की बात करते हैं। चलिए ठीक है रवि जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही, लेकिन देखिए राजन जी, उनका एक सवाल और था कि आपने कर्नाटक में उनको वो रेट मिल रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो कृषि मंत्री हैं वो पहले मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, वो क्यों लागू नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, अपने यहाँ जो है उसके लिए भी एमएसपी लागू की गई ना, मध्य प्रदेश के प्रस्ताव पर दी गई है। अब इनका रेट का डिफरेंस है तो कई जगह लागत ज्यादा हो सकती है, तो उस परिप्रेक्ष्य में वहां पे रखा गया है। अब इन्होंने का चुनाव, या अगर यही बात ये मध्य प्रदेश में ज्यादा करते थे, कर्नाटक में कम, तो ये कहते हैं कि वहाँ भाजपा की सरकार नहीं, इसलिए दोयम दर्जे का। आपकी सरकार को अगर मिला तो आपको तो खुश होना चाहिए। सरकार ने कितनी निष्पक्षता के साथ निर्धारण किया कि जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है वहां भी दे रही है। ठीक है। बाकी रवि जी देखिए, आपने पूरी बात सुनी, आप कुछ कह रहे थे लेकिन मुझे लगता है वो आवाज तकनीकी खामी के चलते यहाँ पर नहीं पहुंच पाई है। जो उन्होंने तमाम प्रतिक्रिया दी, अगर सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था मध्य प्रदेश की सरकार ने उसको मंजूर कर लिया गया, जो भी आपने मुद्दे उठाए थे उनको माना गया क्योंकि सरकार ने प्रस्ताव भेजा, तो इसमें क्या आपत्ति? और दूसरा चीज ये जमाखोरी का जो नियम है इसको लेकर मुझे लगता है क्या आपत्ति हो सकती है? ठीक है, इसको तो आप स्वागत योग्य फैसला करार दे सकते हैं। जमाखोरी का छाप कोई समर्थन नहीं करता है, लेकिन आज वेयर हाउस मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किसके हैं ये बता दें सुरेंद्र जी, सबसे ज्यादा किसके और किन भाजपा नेताओं के हैं? किसानों के हैं। लाभ उठाने आज ये भंडारण की बात कर रहे हैं, जब किसान उत्पादन घटा है, ये आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं और अवार्ड लेने की बातें करते हैं। तो इस भंडारण नीति के तहत भी किन भाजपा अवार्ड मिल रहा है वो तो साक्षात है ना रवि जी, उसमें खरीदी हो रही है, उसमें तो साक्षात है ना, वो तो एक आंकड़े में नंबर 1 मध्य प्रदेश आया है और किसानों से ही खरीदी हुई है। गेहूं कहीं से बाहर से, चाइना से तो बुलाया नहीं गया है, या राहुल गांधी अभी अमेरिका गए थे वहां से तो भेजा नहीं है, किसानों से ही खरीदी हुई है। गेहूं उत्पादन किसानों का हुआ है। नहीं दे देते हैं मोदी जी, यूक्रेन जाकर नहीं दे देते हैं। तो मैं वही कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के किसानों की खरीदी की गई है। वेयर हाउस क्या कांग्रेस नेताओं के वेयर हाउस नहीं है? किसानों के वेयर हाउस है, कांग्रेस नेताओं के वेयर हाउस है जिन पे खरीदी की गई है। मेरे जिले में कम से कम 17 कांग्रेस के नेता हैं जिनके वेयर हाउस पे सरकारी खरीदी उपार्जन अभी मुक्त हुआ है। ठीक है, एक एक करके। रवि जी, आपकी आवाज मुझे लग रहा है कोई माइक आपका डिस्टर्ब कर रहा है, आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा नजदीक करके आपकी बात रखिए। देखिए, आज जो ये जिस तरह की तोहमत लगा रहे हैं, अगर हो सकता है सुरेंद्र चौधरी कमल पटेल से बहुत बड़े नेता हूं या सदन से भी बड़े नेता हूं, क्योंकि ये बात को भूल जाते हैं, क्योंकि आगे पाठ पीछे सपाट भारतीय जनता पार्टी की यही कहानी है। इनके कृषि मंत्री कांग्रेस नेताओं के वेयर हाउस नहीं है जिन पे खरीदी हुई है मूंग उपार्जन, मूंग उपार्जन। मेरे जिले में 17 कांग्रेस नेता जो कांग्रेस के पदाधिकारी रहे, उनके वेयर हाउस की लिस्ट दे सकता हूं आपको। आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के वेयर हाउस, अरे जो किसान है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, जो किसान ने वेयर हाउस बनाया उसको सेंटर बनाया गया, खरीदी का केंद्र बनाया गया, जहां सरकार ने उपार्जन करके रखा हुआ है। अब उसमें कांग्रेस और भाजपा कहां से आ गई?
पार्टी के नेता बता दें कि कमल पटेल जी ने संसद के अंदर जब कहा है, विधानसभा में स्वीकार किया कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, जो भारतीय जनता मैंने पार्टी यही के कहा, किसानों आप का ये कर्ज कह रहा है, लेकिन कर्ज माफ का आंकड़ा तो 27,000 हुआ, लेकिन उसमें दिया कितना है आपने? किसी को 13 रुपए का चेक, किसी को 26 रुपए का चेक, ये भी आपके पास लिस्ट भेजी गई थी, ये ठीक है। लिस्ट भी आपके पास पहुंची। एक एक करके हम एक एक करके आते हैं। अंकल को हाँ, 312 रुपए माफ हुआ, 550 रुपए तो बैंक का चार्ज लग जाता है चेक कैश कराने में। तो आप एक एक जरा करके ये देखिए, देख हमें रहे हैं। जो दर्शक डिबेट देख रहे हैं, मैं एक एक करके आते हैं, वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। रवि जी कहिए। ये ऋषभ जी, मैं वही कह रहा हूं, सच कड़वा लगता है, क्योंकि सच सुनने के लिए हिम्मत चाहिए, वो कलेजा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नहीं है। मैं 56 वही इंच कह का रहा हूं, जीना है, पूरा कलेजा रखते हैं सुनने के लिए। अरे ठीक तो है, है, मैं पता कहता हूँ रवि जी, कुछ भी आप ठीक है, आप जो कह रहे हैं उसको ऑन रिकॉर्ड बता दीजिए। अब जो बातें कह रहे हैं मध्य प्रदेश को अवार्ड मिल रहा है, तो वो तो ऑन रिकॉर्ड है ना, प्रत्यक्ष रूप से चीजें हो रही हैं, उस पर आप कैसे कह सकते हैं कि चलिए सब नहीं हो रहा, पूरी हवाबाजी हो रही है, दावे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के झूठ हर समय पकड़े जाते हैं, और आज जब स्क्रीन पर झूठ पकड़ा जा रहा है तो वो सच सुनने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं। वो बताएं ना कि कमल पटेल से बड़े नेता हैं या संसद में जो उन्होंने कहा है विधानसभा के अंदर कि 27 लाख किसानों की कर्ज माफी मैंने हुई है। आपसे कहा कि फिगर हो सकता है, लेकिन उसमें किसानों का ऋण माफ कितना हुआ? ऋण परिवारों माफ का भी कितना कर्ज हुआ? किसी को 15 रुपए का, 350 का चेक, तो संख्या में तो हो गए वो, लेकिन हाथ उनको पकड़ मिला रखे कहाँ? ठीक है, यथार्थ में ठीक है। लाभ कहाँ मिला? अब इन सवालों के जरिए ठीक है रवि जी, आपकी तमाम बातें कह रहे हैं, मुझे लगता है अभी भी कोई माइक दिक्कत कर रहा है, लेकिन एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसी तरीके से हर बार ये मुद्दे उठाते हैं, जो पारंपरिक सवाल से कह लीजिए कि कांग्रेस की बात जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाती है, क्यों आप ये बातें किसानों के बीच में, आम जनता के बीच में नहीं पहुंचा पाते हैं, और जो भी बीजेपी कहती है किसान और जनता उसको स्वीकार करते हैं। जी रवि जी, चलिए कोई तकनीकी खामी के चलते आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा, आप पर लौटूंगा। राजन जी, यहाँ पर तमाम सवाल यही है, वो कह रहे हैं कि जो आंकड़े भी दिए जाते हैं उसमें भी मुझे बताइए कि अगर आप ये आंकड़े कह रहे हैं, उनके आंकड़े अलग हैं, तो फिर जनता के बीच में ये बात जब जाती है तो इसी की वजह से तमाम भ्रामक या फिर कंफ्यूजन पैदा होती है। आप अगर ये बात कह रहे हैं तो आपके पास क्या ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं जो आपके दावे से? देखिए ऋषभ जी, इसका जवाब स्वयं रवि जी ने दे चुके हैं। उनका आंकड़ा है कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। अगर कमलनाथ सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था, तो उसी सरकार को बाहर जाने का रास्ता किसने दिखाया? उपचुनाव में सारे किसानों ने वोट कैसे दिया? नहीं ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं, वो मेरा हाँ, ये कहना है कि ये आंकड़ेबाजी की बात नहीं है, किसानों का उपार्जन हो रहा है। नहीं, लेकिन लोगों उनका को आरोप भुगतान- यह है कि बीजेपी कहती है कि कर्जा माफ नहीं हुआ, उन्होंने 15 महीने की सरकार में जो किया था तो स्वीकार तो कीजिए। मैं ये कह रहा हूं ना कि कर्ज माफ नहीं हुआ है, कर्ज के माफी के नाम पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, जो मैंने आपको बताया है साक्ष्य के साथ कि किसी को अगर किसी का कर्ज माफी के नाम पे 312 रुपए का चेक दे दिया, किसी को 270 रुपए का चेक दे दिया, तो ये कर्ज माफी थोड़ी थी। और उसके बाद ये मुकर भी गए कि हम नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी चीज, ये किसानों के पास जब पहुंचा तो उन्होंने भी देखा। दूसरी चीज ये कह रहा है कि आंकड़ेबाजी, अरे भाई मध्य प्रदेश के किसानों का गेहूं उपार्जन हुआ, हर जिले से रिकॉर्ड हो रही है। जो उपार्जन हुआ वो आज भी नान ने खरीदी करके वेयर हाउस में रख रखा है, किसानों को उनका भुगतान मिल गया है। अभी उसके बाद थर्ड जो अपने यहाँ खास तौर पर नर्मदा पट्टी और अन्य जगह जहाँ मूंग उत्पादन क्षेत्र, वहाँ मूंग का उपार्जन हुआ है। तो सरकार उपार्जन करती है, सरकारी खरीदी कर रही है, उसका किसान को भुगतान हो रहा है, इसमें कहाँ की आंकड़ेबाजी? ठीक है, समय इतना ही बचा है। रवि जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? चलिए ठीक है, रवि जी से तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया है, उनकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल समय हमारे पास इतना ही, चर्चा को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन तमाम सवाल है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा रंजी आपका, रवि जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। अब कांग्रेस के अपने सवाल हैं, लेकिन अगर बात जमाखोरी की है तो सरकार ने भविष्य में अगर ऐसी स्थिति ना बने उसको लेकर ये फैसला लिया है, नियम बनाए हैं। लेकिन तमाम सवाल कांग्रेस के रहे। इस मुद्दे से इतर भी कांग्रेस का अपना मानना है कि तमाम तरीके से सरकार जो है वो करती कुछ और है, कहती कुछ और है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जब अगर हम इस तरीके के फैसले लेते हैं, जनता स्वीकार करती है और चुनाव में हमें वोट के जरिए अपना आशीर्वाद भी देती है। खैर, क्या स्थिति आगे बनती है, क्या बयानबाजी आगे देखने को मिलती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।